हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी के लिए भाई। तो आप सभी का स्वागत है इस महा मैराथन क्लास में जो कि फिजिक्स के चैप्टर 3 की होने वाली है। तो सभी बच्चे भाई जल्दी से लाइव आ जाइए, फिर ये प्यारा सा सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। और कैसे हो आप लोग, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर आप लोग नहीं करते हो, गलत बात है, कर दिया करो। ओके, न्यूमेरिकल देता हूं भाई। देखो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, जो बच्चे नहीं जानते उनको थोड़ा सा बता दूं भाई। बहुत सारा टॉपिक हमारा इस चैप्टर में कंप्लीट हो चुका है बेटा। इससे पहले मैं क्या करा चुका हूं, इससे पहले हमारा कंप्लीट हुआ था सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। बचा हुआ जितना भी है हम कोशिश करेंगे, लेकिन इतने बच्चे रहे तो मन नहीं करेगा। बच्चे बढ़े तो मैं कोशिश करूंगा कि आज ही हमारा ये चैप्टर एंड हो जाए। ओके बच्चों, चलिए तो एक न्यूमेरिकल पहले हम देते हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। रेडी हो एक न्यूमेरिकल के लिए सभी बच्चे? जल्दी से बता दो, रेडी हो? एक न्यूमेरिकल दिया जाए भैया आप लोगों के लिए। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल देते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा तो आप लोग नहीं करोगे मुझे पता है। एक तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। अब मेरे को जल्दी से बताओ कितने बच्चे इसको कर सकते हो। धारा का मान ज्ञात कीजिए। स्टार्ट एक न्यूमेरिकल से करते हैं भाई। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ ही लिया है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन आप लोग कैसे करोगे। हमने सवाल में बेटा क्या बोला, एक तार है और उस तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो ना बेटा 1 मिनट, ये हमें समय दे रखा है। क्या दे रखा है? टाइम। क्या बोलते हैं इसको? टाइम। तो स्मॉल टी आपको कितना दे रखा है? 1 मिनट। आप इसको किस में चेंज करोगे बच्चों? सेकंड में। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं सभी बच्चों को पता होगा, 60 सेकंड होते हैं। उसके बाद इसने क्या बोला, 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो Q आपके पास बेटा कितना है? 30 कूलाम है। 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो तार में हमें विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। आई हमको यहां पर फाइंड आउट करना है। जल्दी से बताओ कितना आंसर आने वाला। तो आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? Q/T। Q हमारे पास 30 है और टाइम T हमको जो दे रखा है बेटा वो 60 है। 30 से 60 को डिवाइड करोगे 2 बार, 2 से 1 को डिवाइड करोगे तो 0.5 एम्पियर हमारा आंसर निकल के आ गया। आई थिंक हमारे सभी बच्चों का सही आंसर आया है जितने बच्चे लाइव हैं। कितने ज़्यादा बच्चे लाइव हो अब देख लो भाई। फिर आप लोग बोलते हो सर आप रेगुलर क्लास नहीं लेते हो, सर आप मैराथन नहीं लेते हो। अब यार इतने बच्चों में अंदर से मोटिवेशन में कहाँ से लाऊं ये बताओ। ऑफलाइन भी जब मैं पढ़ाता हूँ ना 100-150 बच्चे लाइव होते हैं, लाइव मेरे सामने बैठे हुए होते हैं। और ऑनलाइन में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, बट लाइव की बात करें तो कितने आते हैं देख लो भाई। अंदर से डिमोटिवेट हो जाता है टीचर यार। चलिए तो देखो आज हम सबसे पहले बेटा क्या पढ़ेंगे। जल्दी से अगर चाहते हो लंबा सेशन चले, वीडियो को शेयर कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से, देरी मत करो। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा मजा आएगा, उतनी लंबी क्लास चलेगी, इस चीज़ को याद रखना। तो आज सबसे पहले हेडिंग डाल लो किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम इंग्लिश में लिख लो किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ। तो देखो वैज्ञानिक हैं ये किरचॉफ। इन्होंने जटिल विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के संबंध में इन्होंने 2 नियम दिए भाई। वैज्ञानिक किरचॉफ ने जटिल वैद्युत परिपथ में जटिल वैद्युत
परिपथ में विद्युत धारा के संबंध में, विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगी, विद्युत धारा के संबंध में निम्नलिखित दो नियम दिए, निम्नलिखित दो नियम दिए। तो कितने नियम दिए इन्होंने बेटा? दो नियम दिए। अब कौन कौन से नियम हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, टेंशन ना लीजिए। ओके, तो कितने नियम दिए बेटा इन्होंने? दो नियम। चलिए अब इन दोनों नियमों को हम अच्छी तरह से समझेंगे। प्रथम नियम, या फिर इसको धारा नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा इसे? धारा नियम भी कहा जाता है। तो पहला नियम या फिर धारा नियम भी ये कहलाता है कि किरचॉफ का धारा नियम लिखिए, तब भी आपको यही लिखना है। तो यहां क्या लिखोगे? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कॉमा डिवाइडेड कॉमा विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनते हैं ना उनमें, तो विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब इसका मतलब क्या है? हमारे कुछ सुंदर से प्यारे से बच्चे अभी समझ नहीं पाए होंगे, तो उनको हम समझा देंगे भाई। इन्वर्टेड कोमा यहाँ क्लोज्ड कर दो और अर्थात यहाँ पर लिख दो भाई सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। ये सिग्मा बनाना है, आई इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं, ये है हमारी संधि। क्या है ये? संधि है। और इस संधि पर कुछ धाराएं आ रही हैं, कुछ धाराएं जाने वाली, बहुत सारे तार हैं जिनको हमने इस जगह पर जोड़ दिया है। आप ये मान के चलिए, अब ये जो है ये क्या है? हमारी संधि है। कुछ धाराएं संधि की तरफ आ रही हैं और कुछ धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। मान के चलिए यहाँ I1 धारा जा रही है संधि की तरफ, ये I2 धारा जा रही है, I3 धारा संधि से दूर जा रही है, I4 धारा भी संधि से दूर जा रही है और I5 धारा भी संधि से दूर जा रही है। हमारे पास ये जो दिख रहा है ये जॉइंट है, ये संधि है, जहां पर हमने 5 तारों को जोड़ रखा है। 5 तार है ना, 1 2 3 4 5। अब इन 5 तारों में हमने क्या किया है बेटा? तो इन 2 तारों के द्वारा धाराएं जो हैं वो संधि की तरफ जा रही हैं, और जितनी धारा इन दोनों तारों के द्वारा इस संधि पर जाएगी वो धारा इन तीनों तारों के द्वारा वहां से दूर जा रही है। जितनी भी धारा इन दोनों तारों के द्वारा आई इस संधि पर, वो 1 2 3 इन तीनों तारों के द्वारा बाहर चली गई। तो ये जो दोनों तार हैं ये क्या करेंगे? धारा को संधि पर लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये तीनों तार क्या कर रहे हैं? उसे संधि से दूर लेकर जा रहे हैं, उसे संधि से दूर लेके जा रहे हैं। तो यहां पर बेटा मैंने यही लिखा है कि विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कुछ बच्चों को थोड़ा कम समझ में आया होगा कि सर ये बीजगणितीय योग आप क्या लिख रहे हो, तो बेटा मैं उनको समझा दूं। चिन्ह परिपाटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, ऑप्टिक्स में अगर पढ़ रखी है 10th में, मुझे नहीं पता आपको किसी ने 10th में पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। उसी तरीके से धारा में भी चिन्ह परिपाटी होती है। तो चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग संधि की तरफ आने वाली, संधि की तरफ आने वाली समस्त धाराएं धनात्मक चिन्ह के साथ तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं, संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराएं ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं।
ये धारा की चिन्ह परिपाटी कहती है कि जो धाराएं संधि की तरफ आ रही हैं वो सभी की सभी धाराएं बेटा कैसी ली जाएंगी, धनात्मक चिन्ह के साथ, और जो धाराएं संधि से दूर जा रही हैं वो सभी की सभी कैसी ली जाएंगी, ऋणात्मक चिन्ह के साथ। ओके, ठीक है। चलिए, अब आपने धारा की चिन्ह परिपाटी में क्या देखा बेटा कि जो धाराएं संधि की तरफ आ रही हैं, कौन कौन सी आ रही थी, तो I1 और I2 धाराएं इस संधि की तरफ आ रही हैं। तो I1 और I2 आपकी कैसी होंगी, जल्दी से बताओ, पॉजिटिव होंगी। तो यहां क्या लिखोगे, I1 प्लस I2। और जो धाराएं संधि से दूर जा रही हैं, कौन कौन सी जा रही हैं, I3, I4, I5। तो संधि से जो धाराएं दूर जा रही हैं वो कैसी ली जाएंगी बेटा, ऋणात्मक चिन्ह के साथ। तो माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5, और जो बीजगणित योग है वो कितना निकल के आएगा, 0। अगर मैं इनको इधर लेके जाऊं, या I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5, बताइए बच्चों, मैं कुछ इस तरीके से इसको लिख सकता हूं या नहीं? एक बार सभी बच्चे मेरे को जल्दी से बता दीजिए कि मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं। अब इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो क्या है कि I1 और I2 के द्वारा जितनी भी धारा इस संधि पर आई, I1 और I2 के द्वारा जितनी भी धारा इस संधि पर आई वो I3, I4 और I5 के माध्यम से बाहर चली गई। तो क्या इस जंक्शन पर, क्या इस संधि पर धारा है? आपका जवाब आएगा नहीं है सर, क्योंकि जितनी भी धारा इन दो तारों के द्वारा इस संधि पर आई थी वो इन तीनों तारों के द्वारा बाहर चली गई। तो यहां पर एक निष्कर्ष निकल के आएगा, स्पष्ट है कि संधि पर आवेश ठहरता नहीं है। ठीक है ना, इस नियम से क्या निष्कर्ष निकला कि किसी भी संधि पर आवेश ठहरता नहीं है, और यही रीजन है कि इसको हम आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आवेश संरक्षण का नियम भी इसको कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसके 3 नाम है, धारा नियम या फिर संधि नियम भी आप इसको कह दो, क्योंकि जंक्शन इसमें यूज हो रहा है तो इसको संधि नियम भी कहा जाता है। तो एक लाइन में यहां पर लिखूंगा, अतः स्पष्ट है अतः स्पष्ट है कि किसी भी संधि पर आवेश ठहरता नहीं है, इसलिए किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, 1 नंबर में बेटा क्वेश्चन बनता है कि किरचॉफ का पहला नियम किस राशि के संरक्षण को व्यक्त करता है। तो वहां पर बेटा आप लोग बता दोगे कि किरचॉफ का पहला नियम ऊर्जा, चलो बेटा अभी ठीक है बच्चों। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि भाई किरचॉफ का पहला नियम किस राशि के संरक्षण को व्यक्त करता है, तो आई थिंक हमारे सभी बच्चे बता सकते हैं कि किरचॉफ का पहला नियम जो है वो आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। तो मेरे को नहीं लगता कि पहला नियम किसी भी बच्चे को दिक्कत करेगा। बहुत ही छोटी सी कहानी है। किसने बताया? सबसे पहले इसके बारे में वैज्ञानिक किरचॉफ ने। जो जटिल वैद्युत परिपथ होते हैं उनमें विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से प्रवाहित होगा, ये सबसे पहले वैज्ञानिक किरचॉफ ने बताया 2 नियमों के माध्यम से। पहला जो नियम था वो नियम कहता है कि कोई भी जंक्शन है, कोई भी संधि है, उस संधि पर जो धारा है उस धारा का बीजगणित योग 0 होगा। अर्थात उस संधि पर कुछ धाराएं आएंगी, कुछ धाराएं जाएंगी। तो जितनी धाराएं आएंगी, जितनी धारा आ रही है उस संधि पर, उतनी धारा संधि से बाहर चली जाएगी। ये अगर थोड़ा सा लॉजिकली समझोगे तो बस इतना सा नियम है। विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग 0 होता है।
अर्थात कुछ धाराएं आ रही हैं, कुछ धाराएं जा रही हैं। जो धाराएं आ रही हैं उनको धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं और जो दूर जा रही हैं उनको ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। ये कहती है धारा की चिन्ह परिपाटी, जो कि बेटा हम लोगों ने यहाँ पर फॉलो की। तो हमने क्या देखा कि इन दोनों तारों के द्वारा जितनी भी धारा इस जंक्शन पर आई थी वो 1, 2, 3 इन तारों के द्वारा बाहर चली गई। तो क्या इस संधि पर आवेश ठहरा? क्या धारा यहाँ पर रुकी? तो आपका जवाब आएगा नहीं। तो किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, जो कि हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। सभी को क्लियर है? तो बेटा जल्दी से बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी सेकंड वाला आयुष कुमार आएगा बेटा, वहां पर रहेगा ऊर्जा संरक्षण का द्वितीय नियम या फिर इसको वोल्टता नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्टता नियम। इसमें थोड़ा सा समझने वाला है, तो पूरा फोकस है ना इधर कर देना। कोई भी बच्चा हिलेगा डुलेगा नहीं भाई, ओके? कोई भी बच्चा हमारा क्या करेगा? हिलेगा डुलेगा नहीं। और ये 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चे ध्यान से इसको लास्ट तक देखना। और जो आने जाने क्या कहता है, इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम आप लोग यहाँ पर बनाओगे बच्चों, ठीक है? छोटा ही है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है भाई, अच्छे से बनाने की कोशिश करना। यहाँ पर हमने 2 सेल दिखा रखी हैं ये, और एक प्रतिरोध आप नीचे दिखाओगे कुछ इस तरीके से, ठीक है? यहाँ पर A, B, C, D, E, F। आई थिंक आपको पूरा विजिबल हो रहा होगा, मैंने वैसे बोल दिया है जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, A, B, C, D, E, F, ठीक है? A, B, C, D, E, F, ये 4-5 चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, अगर आप देख पा रहे हो सभी लोग तो, ठीक है? चलिए, ये हमारी पहली सेल है जिसका विद्युत वाहक बल है E1। इसका जो प्रतिरोध यहाँ पर लगा रखा है ये R1 है, और इसके द्वारा जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I1 है, ठीक है? यहाँ से भी इस वाले तार पर केवल I1 धारा ही प्रवाहित होगी। ये हमारी दूसरी सेल है प्लस माइनस, ये है इसका विद्युत वाहक बल E2, इसके द्वारा I2 धारा प्रवाहित होगी। तो इस पूरे तार पर I2 धारा ही प्रवाहित होने वाली है। अब धारा का जो रहता है ना, इसमें पहले बंद पास में कुछ इस टाइप से रहता है, ये पहला बंद पाश है। सेम यहाँ पर आप करोगे तो नीचे धारा देखना, देखो ऊपर से I1 आ रही है, यहाँ से I2 आ रही है, तो नीचे ये दोनों धाराएं मिल जाती है, तो यहाँ पर लिखोगे I1 प्लस I2, और ये है आपका R3, और यहाँ पर धारा का डायरेक्शन कुछ इस टाइप से रहता है। ये हमारा दूसरा बंद पास है। तो पहले तो सभी बच्चे ये प्यारा सा छोटा सा डायग्राम बना लीजिए, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हो, ठीक है? जल्दी से बना लो पहले ये डायग्राम, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत आसान है अगर समझने की कोशिश करोगे तो, ओके? सभी बच्चे जल्दी से लाइक कर दो, जितने भी। चलिए, अब देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखोगे, ये डायग्राम मैं समझा दूंगा। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, कोमा इन्वर्टेड कोमा, विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पाश, पास का मतलब यहाँ तो मैस, एक खंड जो चारों तरफ से बंद है, A, B, E, F, A, मतलब जहां से हम शुरू कर रहे हैं वहीं पर वो खत्म हो रहा है, तो मैंने उसको बंद पाश का नाम दे दिया। तो विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पाश के बंद, इसे पास का नियम भी कहा जाता है, पाश का नियम, ठीक है? ताश नहीं है भाई, पास है। कहीं आप लोग ताश समझ लो, ताश वही कार्ड्स, मतलब जुआरी लोग जो खेलते हैं ना उसको ताश कहा जाता है, ये पाश है, इतना देख लेना सभी लोग। तो ये नियम क्या कहता है बेटा, विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के, 2 बंद पास मैंने यहाँ पर दिखा रखे हैं, ये पहला है, ये दूसरा है। एक है आपका A, B, E, F, A, दूसरा बंद पास है बेटा B, C, D, E, B। तो प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा एवं इनके संगत, अब धारा के संगत आपको प्रतिरोध दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, ये बताओ पहले। दिख रहे नहीं दिख रहे, ये बताओ जल्दी से। बहने वाली धारा एवं इसके संगत प्रतिरोधों के
अभी समझा दूंगा, टेंशन ना लो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग समझने की कोशिश करना। दो बंद पास मैंने डायग्राम में दिखा रखे हैं, आई थिंक आप लोगों को दिख रहे होंगे भाई, ठीक है। इस बंद पाश के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखो हर चीज को ना रटने की बजाय बनाने की कोशिश करो बेटा। अब मैं इसको आपको ऐसे समझा दूंगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। अर्थात मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई, अर्थात सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। अब इसका मतलब क्या है अभी आपको समझ आ जाएगा। देखो बेटा दो बंद पास आप लोगों को दिख रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया, बंद पास ए बी ई एफ ए, और एक बंद पास है बी सी डी ई बी। हमने क्या बोला, ये जो नियम कहता है कि विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा। अगर मैं पहले बंद पास की बात करता हूं तो इस बंद पास में यहां पर आपकी I1 धारा प्रवाहित हो रही है, और यहां ये पूरा बंद पास है, और यहां आपकी I2 धारा प्रवाहित हो रही है। I1 के जो संगत प्रतिरोध है वो R1 है, और I2 के संगत जो प्रतिरोध है वो आपका R2 है। मैंने यहां पर नहीं लिखा है तो मैं लिख दे रहा हूं बेटा, R2 है, दिख रहा है। तो मैंने उसके बाद क्या बोला, विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा एवं इसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का। इसके संगत प्रतिरोध R1 है, इसके संगत प्रतिरोध I2 के संगत प्रतिरोध R2 है, दिख रहा है सभी को। तो प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा एवं इसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। तो सिग्मा आई आर क्या है भाई, सिग्मा आई आर क्या है, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और इसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। आप इससे पूरी की पूरी डेफिनेशन बना सकते हो। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे पूरी परिभाषा बन जाएगी कि किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा एवं इसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग ई क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है, सभी को पता है। इस बंद पास के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो अगर मैं केवल और केवल इतना लिख दूं ना, तो इतना लिखने के बाद अगर आप डेफिनेशन बना पा रहे हो तो फिजिक्स को फिर आप समझ रहे हो, रट नहीं रहे हो भाई। हमको रटना नहीं है यार, रटने को तो बहुत सारा फिजिक्स में, कितना रटोगे, हर चीज को थोड़ी ना रटा जाता है। तो आप पूरी की पूरी परिभाषा बेटा इससे बनाओगे, और मैंने वहां पर डायग्राम में भी दिखा रखा है। ये हमारा का पूरा क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, एक विद्युत परिपथ है। इसमें दो बंद पास, दो क्लोज्ड मैश हमको दिख रहे हैं। एक बंद पास है ए बी ई एफ ए, दिख रहा है सबको, और दूसरा बंद पास बच्चा पार्टी बी सी डी ई बी। तो अगर मैं पहले बंद पास की बात कर रहा हूं तो यहां पर I1 के जो संगत प्रतिरोध है वो R1 है, यहां पर विद्युत वाहक बल आपका E1 है, I2 के संगत प्रतिरोध आप देख रहे हो R2 है, यहां पर विद्युत वाहक बल हमारा E2 है, दिख रहा है सभी को। तो मैं अगर पहला बंद पास इस नियम का अप्लाई करके सॉल्व करूं, ये वाला नियम लगा के अगर मैं उसको सॉल्व करूं, क्योंकि धारा का डायरेक्शन देखो क्या है, ये करके धारा जाएगी भाई, तो I1 ऐसे करके जाएगा, I2 का डायरेक्शन इसके अपोजिट है, तो I2 आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये नियम भी समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो समझ लेना भी। बंद पास, पहला बंद पास लो, ए बी ई एफ ए में, ए बी ई एफ ए में किरचॉफ का कौन सा नियम है, जल्दी से बताओ भाई। मैं कौन सा नियम आपको पढ़ा रहा हूं भाई, दूसरा पढ़ा रहा हूं, तो यहां लिख लीजिए बंद पास ए बी ई एफ ए में, या फिर बंद पास ए बी ई एफ ए के लिए। इसमें क्या होने वाला है, अगर कुछ बच्चे समझदार हैं तो वो तो इसका आंसर कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं तो मेरे को जल्दी से बताओ भाई, कर लोगे या नहीं कर लोगे। बंद पास ए बी ई एफ ए के लिए कर लोगे, क्या करोगे बेटा समझो। I1 है, I1 के संगत प्रतिरोध R1 है। अब I2 का डायरेक्शन देखो, धारा इसमें ऐसे करके जाएगी, I2 का डायरेक्शन I1 के अपोजिट है, तो माइनस
I2 इंटू I2 के संगत प्रतिरोध क्या था R2 बराबर ऊपर कितना विद्युत वाहक बल है आपका E1 और नीचे कितना है E2। ये हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ लगेगा पहले बंद पास में। कुछ इस टाइप से हमारी वैल्यू निकल के आएगी। I1 के संगत प्रतिरोध आपने R1 देखा, धारा नेगेटिव I2 है क्योंकि डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है पहले बंद पास में। I2 के संगत हमारा प्रतिरोध R2 है, तो यहां पर भी हमें सिमिलर करना पड़ेगा जो हमने यहां पर किया है E1 माइनस E2। ये पहले बंद पास की बात होगी। अगर आप दूसरा बंद पास देखोगे, समझना, बंद पाश बी सी डी ई बी के लिए, बी सी डी ई बी के लिए, ओके। अब देखो यहां पर I2 के संगत प्रतिरोध R2 है, I2 इंटू R2। अब देखो धारा तो यहां पर भाई ऐसे करके जा रही है ना, तो I2 ऐसे करके तो आ रही है, आएगी नहीं आएगी। तो यहां पर जब नीचे की तरफ अगर मैं यहां पर देख रहा हूं I2 के संगत R2 है, पर जैसे ही धारा नीचे आएगी, अब इस R3 में जो धारा जाएगी बेटा वो कितनी जाएगी I1 प्लस I2 जाएगी नहीं जाएगी। और यही हमारी I2 की भी डायरेक्शन थी, तो यहां पर फिर प्लस का साइन आएगा आपका, प्लस I1 प्लस I2। और I1 प्लस I2 किस में जा रही है R3 में, इंटू R3 इज इक्वल टू, यहां पर आपका केवल एक सेल है, इसका विद्युत वाहक बल आपका E2 है। कुछ इस टाइप से हम दोनों बंद पासों में भाई, जो दोनों बंद पास हमको दिख रहे हैं उनमें हम लगा देंगे ये वाला लॉ जो मैंने आपको अभी पढ़ा रखा है। देख लीजिए सभी बच्चे जल्दी से, टेंशन ना लिया करो। सेकंड लॉ फिर से समझ लो, क्या दिक्कत है भाई, मैं कहीं जा रहा हूं क्या? किरचॉफ का सेकंड लॉ थोड़ा दिक्कत करता है, मैं जानता हूं। तो हम यहां पर बेटा दो डायग्राम बनाते हैं, मैंने एक ही डायग्राम बनाया था ना। तो यहां पर हमारा एक सेल है, इसके संगत प्रतिरोध हमारा ये रहा, ठीक है। यहां पर हमारा दूसरा सेल है, इसके संगत प्रतिरोध बच्चों हमारा ये रहा, ओके। फिर हमने यहां पर एक प्रतिरोध और दिखा रखा है, कुछ इस टाइप से था। तो यहां पर प्लस माइनस, इसका जो विद्युत वाहक बल है वो बेटा E1 है, यहाँ पर भी प्लस माइनस, इसका जो विद्युत वाहक बल है बच्चा पार्टी वो हमारा E2 है। इसके द्वारा जो धारा है वो I1 रहेगी, इसका जो प्रतिरोध है बेटा वो R1 है, ठीक है। इस वाले तार पर I1 ही धारा प्रवाहित होने वाली है। सेम इसके द्वारा जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I2 है, और इसका जो प्रतिरोध है बच्चा पार्टी वो R2 है। अब जब हम नीचे आ रहे हैं तो देखो ऊपर से भी धारा आएगी और ये वाली धारा भी आएगी, तो यहाँ पर ये दोनों धाराएं आपकी जुड़ जाएंगी, तो I1 प्लस I2 हो जाएगा, और इसका जो प्रतिरोध है वो R3 है। इतना सा मैंने डायग्राम में कर रखा था बच्चों, ठीक है, टेंशन ना लो। अब देखो यहां पर हम इसका नामकरण करेंगे, तो A B C D E F, क्लियर। इसमें जो धारा जाएगी ना कुछ इस टाइप से रहेगी, पहले बंद पास में ऐसे करके वो घूमने वाली भाई, और यहां पर जो धारा रहेगी कुछ इस टाइप से घूमेगी, तो ये दूसरा बंद पास हो गया। तो ये दो बंद पास या दो क्लोज्ड मैच आप लोगों को दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे भाई? ठीक है, दिख रहा है ना सभी को? अब देखो ये नियम क्या कहता है, सेकंड लॉ बेटा, ये नियम कहता है कि विद्युत परिपथ में कोई भी बंद पास हो, कोई भी बंद पास आप ले सकते हो, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा। अब इस पहले बंद पास को देखोगे तो यहां पर I1 धारा है, यहां पर I2 धारा है। प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा एवं इनके संगत जो प्रतिरोध होते हैं, एवं इनके संगत जो प्रतिरोध होते हैं उनका गुणनफल, दोनों का गुणनफल, अर्थात सिग्मा IR क्या था भाई? यही तो है कि विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा एवं इनके संगत या इसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग बंद पास के विद्युत वाहक बल, यहां पर E1 है सेल का विद्युत वाहक बल, यहां पर E2 है। अब किस प्रकार से डायरेक्शन है भाई धारा का, उस हिसाब से यहां पर विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग निकाला जाएगा, तो वो हमारा सिग्मा E यहां पर निकल के आता है। तो केवल बेटा आपको इतना सा अगर दे दिया जाए और इतने से अगर आप पूरी डेफिनेशन बना पा रहे हो तो आप फिजिक्स को समझ रहे हो, रट नहीं रहे हो। मैंने क्या बोला कि विद्युत परिपथ, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो आप यहां पर देख पा रहे हो। तो विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास, दो बंद पास मैंने यहां पर दिखा रखे हैं, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और इसके संगत जो प्रतिरोध होगा, इसके संगत जो प्रतिरोध होगा, जैसे इसके संगत प्रतिरोध R2 है, इसके संगत प्रतिरोध R1 है, तो संगत प्रतिरोधों का
गुणनफलों का बीजगणितीय योग बंद पास के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इतना सा मैंने बोला। दो बंद पास आपको यहां पर दिख रहे हैं भाई। बंद पास देखिए, पहला वाला जो है आपका ए बी ई एफ ए के लिए दिख रहा है सभी को बंद पास ए बी ई एफ ए। जल्दी से बताओ बेटा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? मैं दिखा दूं, देखो ए बी ई एफ ए, क्लियर। ऊपर से स्टार्ट करेंगे। I1 के संगत प्रतिरोध R1 है, I1 इंटू R1। डायरेक्शन देखोगे यहां पर जो है कुछ इस टाइप से, I2 इधर आ रहा है, डायरेक्शन धारा की इस टाइप से रहने वाली इस पहले बंद पास में। तो I2 और I1 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है भाई। तो माइनस I2, इसके संगत प्रतिरोध R2 है। अब पहले सेल का विद्युत वाहक वाला आपका E1 है, तो यहाँ पर भी माइनस E2 हो जाएगा। आप इसको पहला इक्वेशन बना सकते हो। ये हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हुआ है, मैंने अपनी तरफ से नहीं किया है। सेम बचा पार्टी हम इस दूसरे बंद पास के लिए भी करेंगे। बंद पास बी सी डी ई बी के लिए, बी सी डी ई बी के लिए, ठीक है। यहां पर देखिए I2 के संगत प्रतिरोध R2 है, I2 इंटू R2। अब देखो धारा है ना I2 नीचे आ रही है भाई। यहाँ पर डायरेक्शन कुछ इस टाइप से है, यही डायरेक्शन है जो ऊपर से आ रही है I2, वही डायरेक्शन I1 प्लस I2 का भी है। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाओगे, I1 प्लस I2। और ये जो I1 प्लस I2 भाई किस में जा रही है, R3 में, इंटू R3। और यहाँ पर केवल और केवल एक सेल लगा हुआ इज इक्वल टू E2। आप इसे इक्वेशन 2 बना दोगे। ये दो इक्वेशंस हमारी बनी हैं इस किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब मेरे को नहीं लग रहा भाई कि अब किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होना चाहिए, राइट। हो गया भाई सभी का कल्याण या नहीं हुआ अभी, या अब भी दिक्कत है किसी लोगों को, जल्दी से बता दो भाई। और यहाँ पर नोट पॉइंट डाल लेना, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। किसको? ऊर्जा के संरक्षण को। वो क्या था, आवेश के संरक्षण को। ये क्या है, ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है, राइट बच्चों। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? तो जल्दी से बता दो कि सर हमको यहां तक सब कुछ क्लियर है। जल्दी से कमेंट कर दो जितने बच्चे लाइव हो। और लाइक तो आपके 100+ आई थिंक हो गए होंगे। आप प्यारे से बच्चे हो, इतनी तो बात मान ही सकते हो, बट लगता नहीं कि तुम लोग मानते हो, राइट। क्लियर है? अब जल्दी से बताओ बेटा, अब किसी को दिक्कत है तो जल्दी से बोल दो। मैंने इसको 2 बार आपके लिए रिपीट कर दिया है, अब तीसरी बार आप खुद से रिपीट करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जल्दी से कमेंट करो, यहां तक सबको क्लियर है? ओ गिर मत भाई, टूट मत यार। क्लियर है ना भाई? क्लियर। कोई भी बच्चा ऐसा है बेटा जिसको क्लियर नहीं है, कमेंट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है यार। आपकी समझ में आना चाहिए। और मेरे को आपसे क्या चाहिए, बस लाइक से यार जल्दी से कर दूं। अब देरी मत करो, ठीक है। आपकी बात मैंने मानी, आप मेरी भी मान लिया करो। चलो अब सभी का आ रहा है, सबका हो गया है क्लियर, मेरे को लग रहा है अब, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देने वाला हूं भाई। आपने जो किरचॉफ लॉ पढ़े हैं, जो किरचॉफ का पहला नियम है, उसके ऊपर मैं आपको एक न्यूमेरिकल देने वाला हूं। अब देखते हैं हमारे कितने बच्चे उसको कर पाते हैं। संलग्न चित्र से, ध्यान से देखना इस न्यूमेरिकल को। संलग्न, आपने किरचॉफ का नियम कैसे पढ़ा है वो अभी समझ आ जाएगा। संलग्न चित्र से धारा I का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, सही तरह इसको देखो और फिर इसको करने की कोशिश करो। मेरे को पता आप लोग कोशिश ही कर सकते हो। आपने अगर सही तरह पढ़ा है तो आसानी से कर भी पाओगे भाई, और केवल तुक्के में पढ़ा है तो समझ में नहीं आएगा। ये 2 एम्पियर है, इधर 1 एम्पियर है, इधर 2 एम्पियर है, इधर ये I1 है, ठीक है। फिर यहाँ पर Q आ गया, ऊपर की तरफ आपका 1 एम्पियर है, ये नीचे की तरफ फिर आ गया ये I2 हो गया। अब यहाँ पर ये वाला जो बिंदु है ये आपका R है, इधर है आपका 1.2 एम्पियर, इधर हमको I निकालना है, ये
और इधर है 1 एम्पियर। अब जल्दी से बताओ इस सवाल को आप लोग कर सकते हो या नहीं, जल्दी से कमेंट करो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे लाइव हो आप लोग इसको बेटा कर पाओगे या नहीं। फॉर्मूला आप लोगों को वही लगाना है जो आप लोग पढ़े हो यार, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ नया लगाना है। संधि वाला लगाना है, सिग्मा आई बराबर 0। इसको अगर आप अप्लाई कर दोगे आपका कल्याण हो जाएगा भाई, क्या कल्याण हो जाएगा। चलिए, हमारे कुछ प्यारे से बच्चे इसको कर सकते हैं, बट कुछ सुंदर से बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे भाई। जल्दी से बताओ यस और नो बच्चों, ऐसा होने वाला है या नहीं। इस सवाल को कुछ बच्चे हमारे कर सकते हैं, बट कुछ हमारे ग्रेट बच्चे ऐसे हैं जो इसको नहीं करने वाले हैं। हम उनको समझा देते हैं। अगर आप इस संधि पी पर लगाते हो किरचॉफ का पहला नियम, तो ये दो धाराएं संधि की तरफ आ रही हैं और ये दो धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। सभी को दिख रहा है बेटा, ये वाली धारा संधि की तरफ आ रही है, ये और ये संधि से दूर जा रही है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, जो संधि की तरफ आती हैं उनको पॉजिटिव लेते हैं, तो 2 + 2, और जो संधि से दूर जा रही हैं, जैसे आपका 1 जा रहा है और I1 जा रहा है, = 0। ऐसे ही तो करते हो। 2 और 2 कितना हो गया, 4 - 1 -I1 = 0। 4 में से गया कितना बचा बेटा, 3 -I1 = 0। तो I1 आपका कितना निकल के आ जाएगा, 3 एम्पियर। तो यहां पर जो I1 आप देख रहे हो ये कितना आया, 3 एम्पियर। ये हमारी बिंदु Q की बात हो गई, P की। अब अगर आप Q पर जाते हो तो ये 3 एम्पियर संधि की तरफ आ रही है, ये संधि से दूर जा रही है, ये संधि से दूर जा रही है, देख रहे हो ना, ये संधि से दूर है और ये भी संधि से दूर है। तो 3 एम्पियर तो आपका पॉजिटिव होगा, 1 एम्पियर ये आपका नेगेटिव होगा क्योंकि संधि से दूर जा रहा है, माइनस I2 भी नेगेटिव होगा, ये भी संधि से दूर जा रहा है, = 0। 3 में से गया कितना बचा, 2 -I2 = 0। अब I2 आपका कितना निकल के आया यहाँ पर, तो I2 आपका बेटा 2 एम्पियर निकल के आ गया। ये हमने बात कर ली इस बिंदु Q पर। तो I2 हमारा यहाँ पर कितना आया, 2 एम्पियर निकल के आया ना। यहाँ तक सभी को समझ आया, मेरे को नहीं लगता किसी को दिक्कत होना चाहिए। अब अगर हम इस बिंदु R पर जाते हैं बेटा, I2 तो पॉजिटिव रहेगा, संधि की तरफ आ रहा है, ये संधि से दूर जा रहा है, ये संधि से दूर जा रहा है, ये संधि की तरफ आ रहा है। तो हमारा 2 संधि की तरफ आ रहा है, ये 1 एम्पियर भी संधि की तरफ आ रहा है, माइनस ये दूर जा रहा है, माइनस I भी दूर जा रहा है, = 0। तो 2 रे कितना हो गया, 3 -1.2 -I = 0। 3 में से 1.2 को आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1.8 -I = 0। तो I बेटा कितना आ गया आप लोगों का, 1.8 एम्पियर। तो कुछ इस टाइप से हमें ये सवाल करना था। अच्छा सवाल है, देखो अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो आपका सवाल का आंसर आ गया होगा, राइट। जल्दी से बताओ सभी लोगों का हो गया या नहीं हुआ भाई। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु। देखो वैसे इसको अगर बोला जाए, व्हीट माने क्या होता है, आटा, स्टोन माने पत्थर, सेतु माने पुल। तो आटे पत्थर का हम पुल बनाने वाले हैं, बट आप लोग सही तरह इस पर चढ़ना, गिर विर मत जाना भाई। इंग्लिश में लिख लो व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। सभी बच्चे हेडिंग डाल लो ये। अब ये क्या कहता है, क्यों इसको बनाया गया, तो बेटा वैज्ञानिक हैं व्हीटस्टोन, इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान, जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात नहीं है, उसका मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। चलिए भाई, देखोगे वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया, एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान, अज्ञात का मतलब जानते हो ना, जो चीज ज्ञात ना हो,
किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो ये वैज्ञानिक हैं व्हीटस्टोन, इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिरोधों की इस व्यवस्था को, प्रतिरोधों की इस व्यवस्था को क्या कहते हैं बच्चों? व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ओके बच्चों, तो याद रहेगा ना, ये कौन है? ये वैज्ञानिक जी हैं व्हीटस्टोन, और इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था को बनाया जिसके द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध जिसका मान हमें ज्ञात ना हो, उस प्रतिरोध को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। और प्रतिरोधों की इसी व्यवस्था को इन्होंने नाम क्या दे दिया भाई? व्हीटस्टोन सेतु। क्या नाम दे दिया बच्चा? व्हीटस्टोन सेतु। तो इतने में तो मेरे को नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई परेशानी या दिक्कत होना चाहिए। हाँ, हरिकेशा यही आएगा भाई। सर मेरे पास नेटवर्क नहीं आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी कुछ टाइम बाद सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब डाल लीजिए बेटा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, उसको समझना है हम लोगों को। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए भाई, और इसके ऊपर आपको मीटर ब्रिज में कराऊंगा, वो भी इसी के ऊपर आधारित है। ये समझ नहीं आया तो वो भी आपको समझ नहीं आएगा। प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, चलिए अब इसको अच्छे से प्यार से सुंदर तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम बेटा इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डायग्राम। तो सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, उम्मीद करता हूं लेके बैठे होंगे भाई। बैठे हुए हो ना? बैठ लो भाई। चलिए तो 4 प्रतिरोध लेते हैं, ध्यान से समझना। कितने प्रतिरोध लेंगे बेटा? बन जाएगा ना इतने में? चलिए बन जाएगा, छोटा बना लेंगे थोड़ा सा। 4 प्रतिरोध लिए जाते हैं। एक प्रतिरोध ये रहा आपका P, एक प्रतिरोध ये रहा आपका Q, एक प्रतिरोध ये रहा आपका R, और एक प्रतिरोध ये रहा आपका S। तो कितने प्रतिरोध हैं? 4। चलो मैं S को भी नीचे लिख दे रहा हूं भाई। अरे यार, S, ठीक है, ये Q है, कुछ इस टाइप से बना लेना, प्रतिरोध है ये। तो ये 4 प्रतिरोध आई थिंक आप लोगों को दिख रहे होंगे, P, Q, R, S। दिख रहे हैं बेटा? दिख रहे हैं ना? चलिए अब देखो, अगर आपने पढ़ रखा है तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण भी होते हैं। पहले आप इसका नामकरण कर दीजिए, A, B, C, D। प्रतिरोध में 2 विकर्ण होते हैं, एक AC है और एक BD है। तो चतुर्भुज के एक विकर्ण से हमने जोड़ दिया धारामापी, और यहां पर है आपका कुंजी। कुछ इस टाइप से बना लोगे इसको, यहां से भी थोड़ा सा इसको टच करा देना। ये जो कुंजी है इसका नाम है K2। तो धारामापी के एक विकर्ण से हमने क्या जोड़ा? धारामापी विकर्ण के चतुर्भुज के एक विकर्ण से क्या जोड़ा? धारामापी और कुंजी K2। और जो दूसरा विकर्ण है ये वाला, इससे हमने जोड़ा हुआ है सेल, और यहां पर आप एक कुंजी दिखा दोगे K1, जिसके द्वारा इस सर्किट को ऑन या फिर ऑफ किया जाएगा। ठीक है, इस कुंजी K1 के द्वारा क्या किया जाएगा बच्चा पार्टी? इस सर्किट को ऑन या फिर ऑफ हम लोग करने वाले हैं। अब देखो समझने की कोशिश करना बेटा। इस सेल से जो धारा आ रही है वो हमारी I है। कितनी धारा आएगी? I आएगी। अब ये जो धारा है यहां से 2 पार्ट्स में बढ़ जाए, कुछ धारा ऊपर की तरफ चली जाएगी, कुछ धारा नीचे की तरफ चली जाएगी। कुछ धारा ऊपर की तरफ देख रहे हो, कुछ धारा नीचे की तरफ देख रहे हो। अब धारा मापी में होती है भाई अविक्षेप की स्थिति में, आपको समझाऊंगा। तो इस वाले तार में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। जितनी धारा इस P में जा रही है बेटा, उतनी ही धारा यहाँ पर इस Q में जाएगी, और सेम जितनी धारा इस R में जा रही है बेटा, उतनी ही धारा यहाँ पर इस S में भी जाएगी। तो ये I2 लिखा हुआ है, सही तरह लिख लेना सभी बच्चे। थोड़ा सा स्पेस कम था तो डायग्राम थोड़ा सा मैंने छोटा बना रखा, मैं आगे जाके बड़ा बना दूंगा, टेंशन मत लेना। क्या लिखोगे यहाँ पर थ्योरी में कि हमारे पास 4 प्रतिरोध हैं, P, Q,
R और S, हमने इनको क्या जोड़ा है? श्रेणी क्रम में। हमने इसको किस में जोड़ा है? श्रेणी क्रम में जोड़ा है। और श्रेणी क्रम में जोड़कर हमने क्या बना लिया भाई? एक चतुर्भुज। दिख रहा है सभी को? बताइए, चतुर्भुज दिख रहा है नहीं दिख रहा भाई? ABCD चतुर्भुज है या नहीं है? अब चतुर्भुज में आप लोगों ने दो विकर्ण पढ़े होंगे भाई, तो चतुर्भुज के एक विकर्ण से धारा मापी और दूसरे विकर्ण से सेल जोड़कर सेल से धारा प्रवाहित हमने कर दी। और प्रतिरोधों के मान हमने कुछ इस प्रकार लगाए कि ये जो धारा मापी आपको दिख रहा है, इस धारा मापी में कोई भी विक्षेप नहीं आएगा। विक्षेप का मतलब क्या होता है? धारा मापी हमारा भाई कुछ इस टाइप से, यहाँ पर 0 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर सुई होती है। तो जब हमारा धारा मापी अविक्षेप की स्थिति में है तो वो कहाँ पर होगा? 0 पर। और धारा मापी में अगर विक्षेप दिखा तो ये इधर घूमेगा या फिर इधर घूमेगा, तो हम कह सकते हैं भाई कि धारा मापी में विक्षेप की स्थिति है। धारा मापी हमारा अविक्षेप की स्थिति में नहीं है। तो सबसे पहले इसी से आप पूरी की पूरी थ्योरी बनाओ भाई। कितने बच्चे थ्योरी बना सकते हैं मेरे को जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने बच्चे ये थ्योरी बना सकते हैं। थ्योरी बनाना सीखो। पहले तो सभी बच्चे लाइक करो, नहीं तो भाई बहुत पिटोगे। जल्दी से करो, कंजूसी मत करो, करोगे गलत बात है, ठीक है? अच्छे बच्चों की कैटेगरी में आते हो, 100+ कर दो। तो बेटा यहाँ क्या लिखोगे? यदि 4 प्रतिरोधों P, Q, R तथा S को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा है? जल्दी से देख लो भाई, हमने किस में जोड़ा है? श्रेणी क्रम में, ठीक है? श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाए, इस प्रकार जोड़ा जाए कि इनसे एक चतुर्भुज बन जाए। एक चतुर्भुज बन जाए। एक एक लाइन समझते जाओ। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? यस और नो बेटा? जल्दी से बताओ। हमने कितने प्रतिरोध ले रखे हैं? 4, P, Q, R और S, और हमने इनको श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ दिया कि हमारा बेटा क्या बन गया? एक चतुर्भुज बन गया। इतना समझ में आया सभी बच्चों को? इतना आ गया ना? एक एक चीज समझते जाओ। चतुर्भुज बन जाए, उसके बाद चतुर्भुज में बेटा 2 विकर्ण हैं। एक विकर्ण आपको दिख रहा है AC और एक विकर्ण दिख रहा है BD। बोलो यस और नो? मैथ के स्टूडेंट हो, समझ में आ रहा होगा। बायो वाले भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ तो है नहीं भाई, ठीक है? ठीक है ना? चतुर्भुज बन जाए। चतुर्भुज के एक विकर्ण से धारा मापी, एक विकर्ण से धारा मापी, जो कि आप लोगों को दिख रहा है। बताइए, दिख रहा है सभी को? ठीक है बच्चों, क्या लिखोगे? चतुर्भुज बन जाए। चतुर्भुज के एक विकर्ण से हमने क्या जोड़ा है? धारा मापी, तथा दूसरे विकर्ण से सेल जोड़कर देख लो भाई, एक विकर्ण से क्या जोड़ दिया? धारा मापी। दूसरा जो विकर्ण है उससे क्या जोड़ा हुआ? जल्दी से देखो डायग्राम में भाई, क्या जोड़ा हुआ? जल्दी से बताओ। सेल। क्या जोड़ा हुआ है? सेल। दिख रहा है सभी लोगों को या नहीं? जल्दी से बताओ भाई, दिख रहा है ना? चलिए, सेल जोड़कर सेल से क्या प्रवाहित कर रहे हैं? धारा। सेल से धारा प्रवाहित करके प्रतिरोधों के मान इस प्रकार समायोजित का मतलब होता है रखना। क्या होता है? रखना। इस प्रकार समायोजित किए जाएं
समायोजित किए जाएं कि धारामापी में मैंने बोला था ना धारामापी में कोई भी विक्षेप नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है। हमने प्रतिरोधों के मान इस प्रकार लगा दिए हैं कि जो धारामापी है उसमें कोई भी विक्षेप की स्थिति नहीं है। ठीक है, क्या किया था, 4 प्रतिरोध थे हमारे पास, हमने उनको बेटा इस प्रकार जोड़ लिया कि उनसे एक चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज में 2 विकर्ण हैं, एक विकर्ण से हमने धारामापी जोड़ दिया और जो दूसरा विकर्ण है उससे हमने क्या जोड़ा, सेल, और सेल से धारा प्रवाहित करके हमने पी क्यू आर एस के मान कुछ इस प्रकार लगाए हैं कि ये जो धारामापी है, ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसमें कोई भी विक्षेप नहीं आया है। इस प्रकार समायोजित किए जाए कि धारामापी में कोई भी विक्षेप कोई भी विक्षेप न हो तो धारामापी में अविक्षेप की स्थिति में 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको पूरा का पूरा ये रामायण सा लिखना पड़ेगा। जो आप डायग्राम में कर रहे हो ना, वो आप लोगों को यहाँ पर दिखा देना भाई थ्योरी में। अर्थात हम इसको क्या लिखेंगे भाई, अर्थात P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। कुछ इस टाइप से बच्चों ये लिखा जाएगा, जो मैंने आपको पीछे समझाया है, एक बार यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमने डायग्राम से ही बनाया है, अपनी तरफ से कोई भी रामायण हमने नहीं लिखी है। मैंने जो यहाँ पर किया है, हमारे पास 4 प्रतिरोध हैं P Q R S, हमने इनको श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ लिया कि इनसे बन गया भाई एक चतुर्भुज। चतुर्भुज के एक विकर्ण से हमने धारामापी जोड़ा है, और जो दूसरा विकर्ण आपको दिख रहा है AC, इससे हमने जोड़ा है बेटा सेल, और सेल से क्या प्रवाहित की है, धारा। सेल से धारा प्रवाहित करके हमने फिर प्रतिरोधों के मान इस प्रकार यूज किए हैं, इस प्रकार लगाए हैं, इस प्रकार समायोजित किए हैं कि ये जो गैल्वेनोमीटर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला, इसमें जो सुई है ना वो एकदम 0 पे रहनी चाहिए, अर्थात धारामापी हमारा अविक्षेप की स्थिति में होना चाहिए। और अगर हमारा धारामापी अविक्षेप की स्थिति में है, सुई अगर 0 पर है, तो 2 संलग्न भुजाएं, ये संलग्न है आपस में और ये संलग्न है, एक दूसरे से जुड़ी हुई, ये संलग्न है, तो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात P अपॉन Q शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात अर्थात R अपॉन S के बराबर होता है। ये है बेटा हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। देख लो, समझ लो, मेरे को नहीं लगता किसी भी बच्चों को इसमें अब दिक्कत होना चाहिए। पूरा का पूरा थ्योरी मैंने डायग्राम से आपको बनाया है, रटाया नहीं है, बनाया है, समझाया है। अब इतना तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, सभी को क्लियर है या फिर थोड़ा बहुत डाउट है भाई। जितने भी बच्चे लाइव हो जल्दी से बताओ, सारी चीज़ें क्लियर हैं या फिर कोई परेशानी है या फिर कोई डाउट है या फिर कोई दिक्कत है। लेने हैं एक प्रतिरोध हमारे पास बच्चा पार्टी ये रहा, थोड़ा सुंदर सा बनाऊंगा भाई, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी तो है नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। ये है प्रतिरोध P, इधर है प्रतिरोध आपका Q, ये प्रतिरोध है आपका R, 4 प्रतिरोध आपको लेने हैं यहाँ पर, और इधर प्रतिरोध है आपका S। थोड़ा और सा बन गया भाई, मुझे ऐसा लग रहा है, सुंदर नहीं लग रहा भाई। ठीक है, ऐसा मत बन भाई, बेइज्जती ना करा। चलिए फिर मैं कोशिश करता हूँ, आप लोग अच्छे से बना लेना यार, आप लोगों का ड्राइंग अच्छा हो, मेरा ड्राइंग तो बचपन से। ये 4 प्रतिरोध हैं P Q R S, हमने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा और आपके सामने एक चतुर्भुज बन चुका है भाई, बन चुका है। चतुर्भुज के 2 विकर्ण हैं भाई, नामकरण कर दो A B
सी डी। एक विकट है आपके पास बी डी, दूसरा है ए सी। चतुर्भुज के एक विकट से हमें धारा मापी और यहां पर एक कुंजी आप दिखा दो K2 भाई, ठीक है, कुछ इस टाइप से इसको बना लेना, कुंजी K2। दूसरा जो विकट है इससे हमें क्या जोड़ना है, सेल। यहां पर आपका एक कुंजी है जो सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज किया जाएगा, इसका नाम बेटा K1 है, प्लस माइनस इसका जो विद्युत वाहक बल है वो E है, और सेल से जो धारा जा रही है भाई वो I है। अब ये जो धारा A तक जाएगी तो यहां से धारा दो पार्ट्स में बढ़ जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी और कुछ धारा इधर आएगी। अगर धारा मापी, यहां पर जो धारा मापी लिया जाता है वो अविक्षेप की स्थिति में लिया जाता है, अर्थात इस वाले वायर में हमें कोई भी धारा देखने को नहीं मिलेगी। तो जितनी धारा आप इधर दिखा रहे हो ये आगे जाके इतनी ही जाने वाली है भाई। सेम नीचे रहेगा I2, इधर भी I2 ही जाएगा। तो ये छोटा सा डायग्राम आप लोग सभी बच्चे बना लोगे, जो मैंने व्हीटस्टोन सेतु को समझाने के लिए बना रखा है। बना लिया भाई सभी लोगों ने। चलिए फिर मैंने थ्योरी क्या बोला कि हमें चार प्रतिरोध P, Q, R, S श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ने बेटा कि इनसे हमारा एक चतुर्भुज बन जाना चाहिए, जो कि बन चुका है। दिख रहा है सभी को। अब हमने क्या किया, चतुर्भुज के एक विकट से हमने धारामापी को जोड़ दिया, और जो दूसरा विकट AC आपको दिख रहा है इससे हमने सेल जोड़कर सेल से क्या प्रवाहित कर दी, धारा, सेल से धारा प्रवाहित कर दी। और फिर हमने प्रतिरोधों के मान इस प्रकार समायोजित किए, इस प्रकार संयोजित किए, इस प्रकार लगाए कि ये जो गैल्वेनोमीटर हमको दिख रहा है, ये जो धारामापी दिख रहा है, इसमें हमें कोई भी विक्षेप देखने को नहीं मिलना चाहिए, अर्थात सुई जीरो पर रुकी रहनी चाहिए। प्रतिरोधों के मान कुछ इस प्रकार से लगाना है कि धारा मापी जो सुई है वो जीरो पर रहनी चाहिए। अब हमारा धारा मापी क्या है भाई, अविक्षेप की स्थिति में है, अविक्षेप की स्थिति में है। अविक्षेप तो जानते हो ना, सुई जीरो पर हो, इधर या उधर नहीं होनी चाहिए। तो अगर हमारा धारा मापी अविक्षेप की स्थिति में है तो दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अर्थात P/Q शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात अर्थात R/S के बराबर होता है। ये किया है बेटा हम लोगों ने इस व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत में। अब भी किसी को दिक्कत है तो जल्दी से बता दो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं भाई, इसका हम प्रूफ करेंगे भाई, ठीक है। एकदम क्लियर है सर जी, जल्दी से बोलो बेटा, यहां तक क्लियर सबको, मेरे को नहीं चाहिए किसी का डाउट भाई। अब बात तो यहां लिख लीजिए, धारा मापी की अविक्षेप की स्थिति में, अविक्षेप की स्थिति में क्या है, हमारा धारा मापी जो है वो अविक्षेप की स्थिति में है। तो धारा मापी बेटा अविक्षेप की स्थिति में है तो यहां पर दो बंद पास बनाऊंगा, बंद पास A, B, D, A में किरचॉफ के नियम से, बंद पास A, B, D, A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो भाई I1 के संगत प्रतिरोध P है, यहां पर जो धारा का डायरेक्शन कुछ इस टाइप से रहेगा भाई, और I1 और I2 एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में, तो माइनस I2 के संगत प्रतिरोध आपको नीचे कितना दिख रहा है, A, B, D, A की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन कुछ इस टाइप से रहेगा, I2 I1 के अपोजिट रहेगी, I2 इंटू R, ये कितना निकल के आएगा, 0, क्योंकि कोई भी विद्युत भाग बल आपको नहीं मिल रहा है, या I1 इंटू P बराबर I2 इंटू R, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए। बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। I1 इंटू P बराबर I2 इंटू R, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। सेम बेटा आप बंद पास B, C, D, B यूज़ करोगे, तो बंद पास B, C, D, B में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ओके। अब ये देख लीजिए, यहाँ I1 के संगत प्रतिरोध Q है और I2 के संगत प्रतिरोध S है। धारा का डायरेक्शन कुछ इस टाइप से रहेगा इस बंद पास में, तो क्या लिखोगे आप लोग, I1 इंटू Q माइनस I2 इंटू S इज इक्वल टू 0, या I1 इंटू Q बराबर I2 इंटू S, इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ नहीं करना है, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दो बस, ठीक है। समीकरण
1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2 से। ओके, जो समीकरण 1 हमने बनाई है बेटा उसको समीकरण 2 से डिवाइड करोगे तो I1 इंटू पी बटे I1 इंटू क्यू बराबर I2 इंटू आर बटे I2 इंटू एस। I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, या P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। यही हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत था। जल्दी से बताओ, यही व्हीटस्टोन सेतु का क्या है बच्चों? सिद्धांत है या नहीं? जल्दी से बताओ भाई, यही है ना व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो इस तरीके से हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत भी क्लियर हो गया है। यहाँ तक बता दो सभी बच्चे, सारी चीज़ें क्लियर हैं या फिर किसी को कोई परेशानी, दिक्कत, प्रॉब्लम है? जल्दी से बताओ, फिर मैं आगे बढ़कर ज़्यादा नहीं करने वाले हैं। और दूसरा जो टॉपिक रह गया वो रह गया विभव मापी पोटेंशियोमीटर, और फिर हम विभव मापी के अनुप्रयोग है, धारा सुग्राहिता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे भाई। विभव मापी की सुग्राहिता, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। चलिए पहले एक न्यूमेरिकल दे दिया जाए। रेडी हो भाई? जल्दी से बताओ, एक न्यूमेरिकल दें अगर आप लोग बोलो तो। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं कितने बच्चे हमारे कर पाते हैं भाई। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 3। कल हम जो टॉपिक डिस्कस किए थे उसी के ऊपर है। 3.2 वोल्ट की एक बैटरी, 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। 2 एम्पियर की धारा भेज रही है, आगे कह रहा है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब जल्दी से बताओ इसको कितने बच्चे कर सकते हो भाई? बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, जल्दी से हमें कमेंट करके बताओ कि इस वाले सवाल को आप लोग कर लोगे या नहीं कर पाओगे। 5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। अब बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध पूछा है, कितने बच्चों ने कर लिया है मेरे को जल्दी से बता दो भाई। कुछ ने किया, मुझे दिख रहा है भाई। तो ये 3.2 वोल्ट ये सेल का विद्युत वाहक बल है, ई है। क्या है बेटा? ये सेल का विद्युत वाहक बल ई आपको दे रखा है। 1.5 ओम प्रतिरोध, ये रेजिस्टेंस हो गया, कैपिटल आर हो गया आपका। कितना है? 1.5 ओम। 2 एम्पियर की धारा है, आई कितना है बेटा? 2 एम्पियर है। क्या पूछ रहा है? बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। तो आपने ना फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा रखा है, आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो मैंने यहाँ पर बता दिया, समझा दिया बेटा। ठीक है, अब आपको केवल सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करना है। आई जैसे आपको 2 दे रखा है, ई हमारे पास 3.2 है, कैपिटल आर 1.5 है और स्मॉल आर फाइंड आउट करना है। अब तो सभी बच्चे कैलकुलेशन कर लोगे आई थिंक। ठीक है, तो फिर मैं आगे कल ही पढ़ाऊँगा भाई, अब रहने दो इतना, क्योंकि आप लोग परेशान हो रहे हो, कुछ नहीं हो रहे हैं तो टेंशन ना लो। कल हम मीटर ब्रिज, इसमें जो बचा हुआ 2 पोर्शन है, ठीक है, ये दोनों हम लोग कल ख़त्म कर देंगे और कल हो जाएगा आपका ये चैप्टर एंड। कल क्या हो जाएगा? ये चैप्टर हम करेंगे भाई एंड। और कल क्लास में